सांझ ने शौर्य को देखकर कहा, मिस्टर शौर्य राजपूत आप यहाँ। सांझ के मुंह से अपना नाम सुनकर शौर्य की तो आंखें फैल गई। शौर्य को यकीन नहीं था कि सांझ को उसका पूरा नाम पता होगा और जिस तरीके से वह शौर्य का नाम ले रही थी, शौर्य बहुत ज्यादा हैरान था। शौर्य सांझ को एकटक हैरानी से देख रहा था। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। शौर्य ने हैरानी से डॉक्टर को देखा तो डॉक्टर ने कहा, शायद सांझ पूरी तरीके से ठीक हो गई है। सांझ ने डॉक्टर की तरफ देखकर कहा, क्या हुआ था मुझे और मैं ये कैसे आई? ए फ्लैट आगे। शौर्य ने कहा, तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? इस पर सांझ बोली, आप तो कॉलेज के सबसे ज्यादा पॉपुलर लड़के थे। मेरे कहने का मतलब है जिस कॉलेज में आपने स्टडी की है मैंने भी उसी कॉलेज से। आपका एक दोस्त रघुवंशी। शौर्य ने हमें गर्दन। यह अब भी बहुत ज्यादा हैरान था। सांझ शौर्य को अच्छे से जानती थी, जबकि शौर्य ने तो कभी सांझ को देखा भी नहीं था। शौर्य ने कहा, तुम्हारी फैमिली का नाम सुनकर सांझ की आंखें हल्की सी नम हो गई। शौर्य सांझ की नम आंखों को देखकर बोला, मेरे कहने का मतलब है अगर तुम्हारी फैमिली है तो बता दो, मैं उन्हें बुला दूंगा। इस पर सांझ बोली, मेरी कोई फैमिली नहीं है। शौर्य ने कहा, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था आपकी फैमिली नहीं है। इस पर सांझ ने कहा, लेकिन आप मुझे जानते हैं। शौर्य बोला, हाँ मुझे भी लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है। मैं तुम्हें कैसे जानता हूँ? इस पर सांझ ने कहा, शिवाय रघुवंशी का भाई दिव्यांश रघुवंशी, उनकी शादी रिया से होने वाली थी। मैं रिया की छोटी बहन सांझ हूँ। शौर्य को अब जाकर याद आया कि उसने एक बार रिया के साथ सांझ को देखा था, लेकिन एक ही मुलाकात में उसके दिमाग से सांझ का चेहरा उतर गया। ना कहीं उसे यह बात याद थी कि उसने सखा है। शौर्य ने कहा, लेकिन रिया तो। इस पर सांझ बोली, हाँ मैं जानती हूँ, मेरी बहन की डेथ हो गई, वो उस दिन एक्सीडेंट। सांझ ने इतना ही कहा था कि वरदान उस गया। वरदान को देखकर सांझ वरदान को पहचान नहीं पाई। सांझ के दिमाग में भी दुनिया भर के सवाल चल रहे थे, जिनका जवाब उसके पास नहीं था। वह शौर्य से बहुत सारी बातें करना चाहती थी, बहुत सारी बातें पूछना चाहती थी, लेकिन फिलहाल शायद ये वक्त सही नहीं था। सांझ कितने टाइम तक पागल रही, सांझ को नहीं पता था। सांझ अपना पागलपन का समय भूल चुकी थी। वरदान आया और उसने सांझ के सिर पर हाथ फेर कर पूछा, तुम ठीक हो बच्चा? सांझ को समझ तो कुछ नहीं आया, लेकिन इतना समझ गई कि वरदान उसे जानता है और दिल से उसका हाल चाल पूछ रहा है। सांझ ने बस हल्की सी हाँ में गर्दन हिला दी। वरदान ने शौर्य को इशारा किया और शौर्य वरदान उस कमरे से बाहर चले गए। वही सांझ अपने सवालों के साथ अकेली बैठी रही। वरदान ने कहा, शौर्य मानता हूँ कि तुम्हारा इस लड़की से थोड़ा सा अटैचमेंट है, लेकिन एक बार हर्षवर्धन के पास चले जाओ, उसे तुम्हारी जरूरत है। वैसे भी सांझ ठीक हो गई, मैं सांझ के साथ रहूंगा, तुम जाओ। शौर्य को अब समझ आया कि वह अब तक हर्षवर्धन के पास नहीं गया। शौर्य का भी दिमाग कितना खराब था कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, और इसी के चलते बस वो सांझ के पास ही बैठा रहा। शौर्य ने अपनी गलती रियलाइज की और कहा, फूफा जी मैं अभी चाचू के पास जाता हूँ। इतना कहकर शौर्य वहां से चला गया। वरदान वापस से सांझ के कमरे में आकर बोला, बच्चा जब ठीक हो जाओगी तो राजावत हाउस चलेंगे। सांझ के पास वरदान की बात मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। फिलहाल तो सांझ को वरदान हाउस में ही रहना पड़ता। वह ऐसे ही अचानक से वहां से नहीं जा सकती थी। एक तो वह शौर्य को ऐसे नहीं देख सकती थी और दूसरा उसे अपने सवालों के जवाब चाहिए थे। सांझ दिव्यांश से भी मिलना चाहती थी, इसलिए भी उसने वरदान की बात मान ली। वही पैंथर राजावत हाउस के बाहर खड़ा था। उसके अंदर घर के अंदर जाने की हिम्मत नहीं थी। पैंथर का सिर दर्द से फट रहा था, आंखों में दुनिया भर का गुस्सा और आंसू थे। पैंथर को समझ नहीं आ रहा था कि वह रणविजय सिंह का बताया हुआ काम कैसे करे। पैंथर का दिमाग भी पूरी तरीके से ब्लैंक हो चुका था। वह जानता था अगर उसने रणविजय सिंह का काम नहीं किया तो रणविजय सिंह अपनी घटियापन के चलते हुए पूर्वी को आत्महत्या करने पर मजबूर कर देगा। पैंथर ने अपनी इमोशंस को कंट्रोल किया और राजावत हाउस के अंदर चला गया। राजावत हाउस में डैनी अब भी हीरो और दृष्टि के पास था। पैंथर ने दृष्टि को देखकर कहा, भाभी आपको सर बुला रहे हैं। डैनी को कुछ अजीब तो लगा, लेकिन वो पैंथर पर यकीन कर सकता था। डैनी जानता था रघुवंशी परिवार में पैंथर की बहुत अहमियत है, इसलिए उसने दृष्टि और पैंथर के बीच में बोलना ठीक नहीं समझा। पैंथर की बात सुनकर दृष्टि खड़ी हुई और उसने आंसू पोंछते हुए कहा, मिस्टर रघुवंशी ठीक तो है ना? पैंथर ने कहा, हाँ भाभी सब कुछ ठीक है, बस वह आपको ऑफिस बुला रहे हैं, आप चलिए मेरे साथ। दृष्टि ने अपना बच्चा हीर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, चाची देव को पकड़िए, मैं अभी मिस्टर रघुवंशी से मिलकर आती हूँ। इस पर पैंथर ने कहा, भाभी देव को भी लेकर चलिए। दृष्टि को लगा शायद दिव्यांश को इस वक्त अपने परिवार की जरूरत है, अपने बच्चे की और अपनी पत्नी की जरूरत है, इसलिए उसने पैंथर की बात मान ली। वही पैंथर यह सब कैसे कह रहा था सिर्फ पैंथर ही जानता था। दृष्टि ने अपनी वेडिंग ड्रेस चेंज कर ली थी। इस वक्त उसने एक सिंपल सा कुर्ता लेगी पहना हुआ था। पैंथर ने आगे बढ़कर देव को गोद में उठा लिया और कसकर उसे गले लगा लिया। पैंथर के गले लगाने से पता चल रहा था कि इस वक्त वह देव पर कितना प्यार लुटा रहा है। पैंथर दृष्टि और देव को लेकर वहां से चला गया। वही हीर ने डैनी को देखकर कहा, भैया क्या आप मेरी पीहू के डैडी से बात करवा देंगे? डैनी समझ रहा था कि हीर को भी इस वक्त किसी के सपोर्ट की जरूरत है, लेकिन डैनी कुछ कर नहीं सकता था। फिर भी उसने हीर को देखकर कहा, सिंड्रेला चाची मैं कोशिश कर सकता हूँ। डैनी ने अपना फोन निकाला और हर्षवर्धन को कॉल किया, लेकिन हर्षवर्धन इस वक्त कोई भी कॉल रिसीव करने की हालत में नहीं था। हर्षवर्धन तो बस जैसे तैसे शिवाय को होश में देखना चाहता था। हालांकि शिवाय खतरे से बाहर था, लेकिन फिर भी जब तक शिवाय को होश नहीं आ जाता हर्षवर्धन के दिल में एक अजीब सा डर बना हुआ था। डैनी ने कई बार हर्षवर्धन को कॉल किया, लेकिन हर्षवर्धन ने फोन रिसीव नहीं किया। डैनी ने हीर की तरफ देखकर कहा, सिंड्रेला चाची समझने की कोशिश कीजिए, इस वक्त मिस्टर रघुवंशी शायद बहुत ज्यादा परेशान है। ये सुनते हीर जोर जोर से रोने लगी, लेकिन इस वक्त न तो हीर कुछ करना ही डैनी पीहू को अपने सीने से लगाए चुपचाप सोफे पर
पिछले कुछ घंटे सबके लिए बहुत मुश्किल से गुजर रहे थे। वही पैंथर ड्राइव कर रहा था और दृष्टि उसके के पास बैठी थी। वही ऑफिस में दिव्यांश और राजवीर ने सारे इन्वेस्टर को शांत करवा दिया था। दिव्यांश ने कुछ इन्वेस्टर को उनका रिफंड भी वापस कर दिया था। कुछ इन्वेस्टर को और ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए कन्विंस कर लिया था। सारे इन्वेस्टर दिव्यांश के रूम से चले गए थे। दिव्यांश और राजवीर इस वक्त दोनों ही थक कर बैठ गए। दोनों ही इस वक्त कुछ देर तक ऐसे ही बैठे रहे। फिर राजवीर उठकर दिव्यांश के पास गया और बोला, दिव्यांश खुद को संभालो, किसी को कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा। विराज भी ठीक है, वीरा है उसके पास, रूही को अब तक होश नहीं आया, मुझे जाना होगा। दिव्यांश ने हमें गर्दन हिला दी। राजवीर जैसे ही चेयर से खड़ा हुआ दिव्यांश भी खड़ा हो गया और उसने कसकर राजवीर को गले लगा लिया। दिव्यांश कुछ बोला नहीं, लेकिन राजवीर समझ रहा था कि दिव्यांश इस वक्त कितनी बुरी तरह टूट चुका है। राजवीर ने भी अपनी बाहें दिव्यांश पर कस दी। दिव्यांश अगर लड़की होता तो अब तक रो पड़ता, लेकिन उसके कंधों पर लड़के होने की जिम्मेदारी थी, इसलिए उसकी आंखों से एक आंसू नहीं गिरा, लेकिन उसकी आंखें लाल हो गई थी। आंखें बार बार आंसू बहाने के लिए परमिशन मांग रही थी, लेकिन दिव्यांश ने अपनी आंखों को आंसू गिरने की परमिशन नहीं थी। वही राजवीर ने फिर से दिव्यांश को चेयर पर बिठाया और बोला, दिव्यांश टूटने का वक्त नहीं है, अगर हम सब टूट जाएंगे तो हमारे दुश्मन जीत जाएंगे, हमें इस वक्त हिम्मत से काम लेना होगा। दिव्यांश ने हाँ में गर्दन हिला दी। राजवीर ने एक बार फिर दिव्यांश की पीठ थपथपाई और उसे केबिन से चला गया। वही पैंथर ने गाड़ी रघुवंशी इंडस्ट्रीज के बाहर रोकी और फिर गाड़ी से बाहर आकर उसने दृष्टि की साइड का गेट खोला। तो उसने गोद में दृष्टि का हाथ पकड़कर रघुवंशी इंडस्ट्रीज के अंदर ले आया। पैंथर सीधा एक खाली केबिन में गया और उसने दृष्टि को वहां बैठने के लिए बोल दिया। दृष्टि पैंथर के कहने अनुसार देव को लेकर वहां बैठ गई। पैंथर बोला, भाभी मैं अभी सर को बुला कर लाता हूँ। दृष्टि ने हाँ में गर्दन हिला दी और पैंथर केबिन से चला गया। जैसे ही पैंथर केबिन से बाहर आया उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह अपने आंसुओं को कंट्रोल करना चाहता था, लेकिन कर नहीं पाया, उसके आंसू गिर रहे थे। पैंथर अपने केबिन में गया, उसने वहां से दिव्यांश का परफ्यूम लगा लिया। थोड़ी देर बाद पैंथर ने अपने आप को कंट्रोल किया और वापस से केबिन में आ गया। जैसे ही दृष्टि को दिव्यांश के परफ्यूम की खुशबू आई, दृष्टि की आंखों से पानी आ गया। फिर वो भरे गले से बोली, मिस्टर रघुवंशी आप आ गए। पैंथर किसी की भी आवाज निकालने में एक्सपर्ट था, इसलिए उसने दिव्यांश की आवाज में कहा, हाँ आ गया। दृष्टि अपनी चेयर से खड़ी होते उससे पहले ही पैंथर ने गुस्से में कहा, दृष्टि मैं तुम्हें यहाँ प्यार करने नहीं आया हूँ, बल्कि तुम्हें डाइवोर्स देने आया हूँ। ये सुनकर दृष्टि की आंखों से आंसू बहने लगे। दृष्टि को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। दृष्टि भरे गले से बोली, मिस्टर रघुवंशी क्या कह रहे हैं? आप मुझसे शादी करने के लिए मारे जा रहे थे और अब आप डाइवोर्स हो रहे हैं। इस पर पैंथर ने आवाज निकालते हुए कहा, हाँ क्योंकि मैं एक अंधी लड़की के साथ अपनी जिंदगी नहीं बिता सकता। मैंने सोचा था तुम्हारी सर्जरी करवा लूंगा, लेकिन तुम्हारी सर्जरी हो ही नहीं सकती, और वैसे भी अभी तो मैंने सिर्फ तुमसे शादी की है और मेरे घर पर इतनी बड़ी आफत आ गई। अगर तुम्हें अपने घर ले जाता तब तो पता नहीं और क्या क्या बर्बाद होता। तुम कहीं से भी मेरे लायक नहीं हो। दृष्टि तो बस सुन रही थी, उसे यकीन नहीं था कि कल तक जो दिव्यांश उससे माफी मांगने के लिए उसके पैरों पर सिर रख कर बैठा हुआ था, वह आज ऐसी बातें बोल रहा है। दृष्टि को कहीं ना कहीं लग रहा था शायद ये सब हो गया इसलिए दिव्यांश ठीक नहीं है। दृष्टि ने एक बार फिर अपने रिश्ते को बचाते हुए हिम्मत करते हुए कहा, मिस्टर रघुवंशी सब ठीक हो जाएगा, शिवाय भैया होश में आ जाएंगे। डैनी बता रहा था विराज भी ठीक है, आप पैनिक मत होइए, सब ठीक है। ये सुनते ही पैंथर की आंखों में फिर से आंसू बहने लगे, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। उसे दिग्विजय सिंह ने दिव्यांश और दृष्टि दोनों को अलग करने के लिए कहा था और वह पूर्वी को बचाने के लिए उन दोनों को अलग भी कर रहा था। पैंथर ने डाइवोर्स पेपर टेबल पर मारते हुए गुस्से में कहा, मैंने कहा ना दृष्टि, मैं तुम्हारे साथ एक और दिन नहीं बिता सकता। पैंथर मुझे समझाता रहा कि सर एक अंधी लड़की से शादी मत कीजिए, वह बहुत अपशगुन है। अगर वह अपशगुन ना होती तो उसके पैदा होने के बाद उसके माँ बाप की डेथ ना होती, लेकिन मैंने पैंथर की बात नहीं मानी और आज देखो तुमसे शादी करते ही मेरा पूरा परिवार कैसे बिखर गया। दृष्टि फिर से रोते हुए बोली, ऐसा मत करिए मिस्टर रघुवंशी, हमारा बेटा भी है। मेरा बेटा नहीं है ये, मैं इसे अपना बेटा नहीं मानता। मैं कैसे मानूं कि यह मेरा बेटा है? हो सकता है मेरे पास से जाने के बाद तुमने कहीं और भी अपने आप को बेच दिया हो। पैंथर ने दिव्यांश की आवाज में चिल्लाते हुए कहा। क्या पैंथर कभी खुद को माफ कर पाएगा? क्या दृष्टि खुद को संभाल पाएगी? क्या दिव्यांश को कभी पैंथर की हरकत के बारे में पता चलेगा? अल्पविराम। दिव्यांश को इतने गुस्से में देखकर सृष्टि को भी गुस्सा आ गया और वह अपनी जगह से खड़ी हुई। उसने देव को एक गोद में संभाला और दूसरे हाथ से दिव्यांश के पास अंदाजे से गई और फिर दिव्यांश की कॉलर को पकड़कर चिल्लाते हुए कहा, आप जैसा घटिया इंसान मैंने नहीं देखा। कल तक आप मुझे अपनाने के लिए बेचैन हो रहे थे और अब जब हमारी शादी हो गई, दुनिया के सामने हम दोनों पति पत्नी बन गए, तो आपने अपनी औकात दिखा दी। दृष्टि ने फिर गुस्सा करते हुए कहा, पैंथर के कहने पर आपने मुझे अपशगुन समझ लिया। पैंथर से पूछकर मेरे साथ फिजिकल हुए थे। पैंथर से पूछकर मुझे अपनी जिंदगी में वापस लाए थे। पैंथर से पूछकर मेरे बेटे का नामकरण किया था। पैंथर से हर बात की सलाह लेते हो ना आप। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। रही अपने पैंथर के साथ। अब मैं आपकी जिंदगी से जाऊंगी तो वापस नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी। दृष्टि को रोना आ गया और वह रोते रोते बोली, शौर्य भैया के मुंह से हमेशा सुनती थी दिव्यांश से अच्छा लड़का मुझे मिल नहीं सकता, दिव्यांश से अच्छा रघुवंशी परिवार है, दिव्यांश बहुत समझदार है, दिव्यांश को हर काम तरीके से पसंद है। लेकिन शौर्य पता कि दिव्यांश कितना हुआ और नीच इंसान है। अच्छा हुआ आपने मुझे अपनी असलियत आज ही बता दी। आपके परिवार पर भाई आपने तो मुझसे किनारा कर लिया। हुआ कि आप मुझसे अलग हो रहे हैं क्योंकि मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जो कि मुसीबत आने पर वह आम आदमियों की तरह सारे इल्जाम अपनी बीवी पर डाल दे। पैंथर कुछ बोल नहीं रहा था, जैसे तैसे अपने आंसू कंट्रोल कर रहा था।
दृष्टि ने फिर से चिल्लाते हुए कहा, मुझे कुछ कहते तो मैं बर्दाश्त भी कर लेती, इनफैक्ट मैं बर्दाश्त भी किया है, लेकिन आज आपने मेरे बच्चे को गाली दे दी। अब तो आपको जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी, किसी के कहने से माफ नहीं करूंगी। तड़पेंगे आप, रोज एक मौत मरेंगे। आप तो किसी लड़की को डिजर्व ही नहीं करते, कभी सच्चा प्यार आपको नहीं मिलेगा। बद्दुआ है मेरी, बद्दुआ है मेरी, कभी खुश नहीं रहेंगे। जिस रघुवंशी सरनेम को लेकर आप इतना अकड़ कर चलते हैं, आपके पास बस वह सरनेम रह जाएगा, बाकी सब खत्म हो जाएगा। दृष्टि ने फिर अपने बच्चे को संभाला और अंदाजे से टेबल के पास आई और फिर पेन उठाकर बोली, आखिरी मदद कर दीजिए, बता दीजिए कहाँ साइन करने हैं। कर दूंगी, अंधी हूँ ना, देख नहीं सकती, और आज लग रहा है अच्छा है अंधी हूँ। आपका धोखा मैंने सुन लिया, अपनी आंखों से देखा नहीं। मैं हमेशा अपने अंधेपन के साथ जी लूंगी, लेकिन आप जैसी घटिया इंसान के साथ नहीं जीऊंगी। पेंथर ने जैसे तैसे उन पेपर पर साइन करवा लिया और दृष्टि केबिन के बाहर अंदाजे से चली गई। दृष्टि इस वक्त कुछ बोल नहीं रही थी, बस आंखों में आंसू लिए हुए चलती जा रही थी, अपने बच्चे को संभाल रही थी। वही पेंथर केबिन में खड़ा घुटनों के बल बैठ गया। पेंथर चिल्लाना चाहता था, रोना चाहता था, दृष्टि को रोकना चाहता था, दिव्यांश को सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन वह ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। शायद इन सब में सबसे ज्यादा बुरी हालत पेंथर की थी। सब एक दूसरे को संभाल रहे थे, लेकिन पेंथर उसे संभालने वाला कोई नहीं था, बल्कि उसने तो दृष्टि को भी अपने जैसा बना दिया, जिसे संभालने वाला भी कोई नहीं था। रणविजय सिंह अपने एक और प्लान में कामयाब हो गया, लेकिन वह ये नहीं जानता था शेर अभी सो रहा है, और जब शिवाय नाम का शेर उठेगा तो रणविजय सिंह पर ऐसे दहाड़ेगा कि रणविजय सिंह डर के मारे कोने में दुबक जाएगा। वही दिव्यांश भी केबिन में आंखें बंद किए हुए बैठा हुआ था। उसके दिल में घबराहट हो रही थी। अचानक ही उसने अपने सीने पर हाथ रखकर हल्का सा रब करते हुए कहा, शिकंजी तुम ठीक हो? शिकंजी सब ठीक हो जाएगा, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। दिव्यांश के शरीर में भी जान नहीं थी, लेकिन फिलहाल वह अपनी शिकंजी के पास जाना चाहता था, इसलिए वह अपने जैसे खड़ा हुआ और तभी केबिन का गेट खुला। सामने पेंथर खड़ा था। पेंथर की आंखें इस वक्त लाल थी। पेंथर को ऐसे देखकर दिव्यांश ने पूछा, क्या हुआ पेंथर? पेंथर ने कहा, मुझे नहीं पता सर, आपको बताना चाहिए या नहीं। दिव्यांश तो पहले ही बहुत टेंशन में था। एक तो उसके दोनों भाई हॉस्पिटल में थे, ऊपर से बिजनेस की टेंशन, और अब पेंथर का ऐसा बोलना दिव्यांश की तो जैसे जान ही निकल रही थी। दिव्यांश ने कहा, पेंथर पहेलियां मत बुझाओ, जो कहना है कह दो। पेंथर ने कुछ रिपोर्टर्स दिव्यांश की टेबल पर रखते हुए कहा, देव आपका बेटा नहीं है। ये सुनते ही दिव्यांश जहाँ खड़ा था वहीं बैठ गया। दिव्यांश ने गुस्से में कहा, क्या बकवास कर रहे हो? इस पर पेंथर ने कहा, सच कह रहा हूँ सर, ये देखिए देव आपका नहीं विशाल का बेटा है। शौर्य जब अपनी बहनों को ले गया था और उसे गोली लगी थी, वह अस्पताल में था। उस वक्त दृष्टि भाभी विशाल के साथ उसके फ्लैट में रहती थी। दिव्यांश की आंखों से आंसू गिरने लगे। दिव्यांश की आंखें लाल हो गई, उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। दिव्यांश बोला, रुको मत पेंथर, बोलती जाओ। पेंथर भी कैसे बोल रहा था पेंथर ही जानता था। पेंथर ने अपनी बात जारी करते हुए फिर कहा, दृष्टि ने विशाल पर शादी करने का प्रेशर बनाया, तो विशाल ने शादी से मना कर दिया। उस वक्त दृष्टि भाभी प्रेग्नेंट हो चुकी थी और आप भी दिन रात उन्हें मनाने के लिए उनके पीछे भागते थे, और यही रीजन था कि दृष्टि भाभी आपसे मिलना नहीं चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि वह आपके बच्चे की मां नहीं बन रही, बल्कि विशाल के बच्चे की मां बन रही है, और वह अपना बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर थोपना नहीं चाहती थी। इस बीच उनकी डिलीवरी हो गई और आपने देव को अपना बेटा समझ लिया है। दृष्टि भाभी के मन में एक लालच पैदा हो गया कि देव को एक अच्छा परिवार मिल जाएगा और उसे एक अच्छी जिंदगी। आप भी जानते हैं सर, आप कितने अच्छे हैं, कोई भी लड़की आंख बंद करके आपसे शादी कर लेगी। दृष्टि भाभी ने भी ऐसा ही किया। दिव्यांश कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। पेंथर से दिव्यांश की हालत देखी नहीं जा रही थी, लेकिन पेंथर भी मजबूर था। पेंथर ने मन ही मन कहा, ये सब करने से अच्छा होता मैं खुद को गोली मार देता, लेकिन पूर्वी को मरते हुए तो नहीं देख सकता। मैं जानता हूँ मैं जो कर रहा हूँ वह गलत है, लेकिन क्या करूँ, मैं बहुत मजबूर हूँ। मैंने खुद को दृष्टि भाभी की नजरों में भी गिरा लिया। मैं इसी लायक हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप मुझे कभी भी माफ करें। मैं खुद को ही कभी माफ नहीं करूंगा, चला जाऊंगा यहाँ से बहुत दूर। पेंथर ने हिम्मत करते हुए फिर कहा, सर अब क्या करना है? दिव्यांश कुछ नहीं बोला। पेंथर ने फिर पूछा, सर अब क्या करना है? दिव्यांश ने धीरे से कहा, क्या करना चाहिए पेंथर? पेंथर ने कहा, डाइवोर्स दे दीजिए। दिव्यांश का दिमाग बुरी तरह था, सिर में दर्द हो रहा था। दिव्यांश को इस वक्त सही लगी लड़की और देखकर कहा, डाइवोर्स पेपर बनवा। पेंथर ने डाइवोर्स पेपर दिव्यांश के से। दिव्यांश को बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। वह इस वक्त किसी भी फीलिंग के साथ था पा रहा था, इसलिए उसने उन पेपर पर साइन कर दिए। दिव्यांश ने देखा भी नहीं कि उन पेपर में क्या है। उसने देखा ही नहीं कि दृष्टि की साइन उन पेपर पर पहले से ही है। पेंथर ने पेपर उठा लिए। पेंथर ने एक नजर दिव्यांश को देखकर कहा, सर आप ठीक है? दिव्यांश ने हाँ में गर्दन हिला दी और पेंथर को वहां से जाने के लिए कह दिया। पेंथर जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिलहाल वह दृष्टि को इसे छोड़ भी नहीं सकता था, इसलिए उसने एक बार फिर दिव्यांश को देखकर कहा, सर उम्मीद करता हूँ कि आप टूटेंगे नहीं। अभी आपको बहुत लड़ना है, बहुत ज्यादा, बहुत सारी ऐसी चीजों से लड़ना है जिसे शायद आप लड़ भी ना पाओ, लेकिन लड़ना तो पड़ेगा, और आप लड़ेंगे, आप टूट जाएंगे तो आपका पेंथर मर जाएगा। दिव्यांश ने अपने इमोशंस कंट्रोल करते हुए कहा, तुम बेफिक्र रहो। दिव्यांश रघुवंशी इतना कमजोर नहीं कि टूट जाए। चले जाओ यहाँ से, मुझे कुछ वक्त अकेला रहना है। पेंथर वहां से निकलकर भागता हुआ इंडस्ट्रीज के बाहर आया। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो उसे दृष्टि कहीं दिखाई नहीं दी। एक तो दृष्टि अंधी थी, ऊपर से उसके पास बच्चा भी था। पेंथर को बहुत ज्यादा टेंशन होने लगी। पेंथर के कानों में बार बार एक ही आवाज पूछ रही थी,
मैं बददुआ देती हूँ, तुम कभी खुश नहीं रहोगे। पैंथर ने अपना सिर पकड़कर गुस्से में कहा, मत दो बददुआ, उनकी गलती नहीं है। भगवान उनकी सारी बददुआएं मुझे लग जाए। सर तो आपको आज भी बहुत प्यार करते हैं। ये सब मेरी वजह से हुआ। मुझे खुश रहने का हक नहीं। मैं पागल हो जाऊंगा। मत दो मेरे सर को बददुआ। दिव्यांश मेरे सर नहीं, मेरे भाई जैसे हैं। मत दो मेरे भाई को बददुआ। इतना कहकर पैंथर झटके से घुटनों के बल बैठ गया। कुछ देर ऐसे ही बैठा रहने के बाद उसके मन से आवाज आई, पैंथर तू ऐसे नहीं बैठ सकता। दृष्टि सदमे में कुछ करना ले। तुझे उठना होगा, उसे ढूंढना होगा, पूर्वी को बचाना होगा। पैंथर एक बार फिर उठा और फिर उसने आसपास नजर घुमाई, लेकिन उसे दृष्टि कहीं दिखाई नहीं दी। पैंथर इधर उधर देखता हुआ रोड पर आ गया, तो उसने देखा दृष्टि अपने बच्चे को पकड़े हुए चलती जा रही है। वह कहाँ जा रही है उसे भी नहीं पता था। पैंथर ने दृष्टि को देखा तो सबसे पहले अपना कोट उतारा, क्योंकि उस कोट से अब भी दिव्यांश की खुशबू आ रही थी। पैंथर भागता हुआ दृष्टि के पास गया। पैंथर ने दृष्टि से कहा, भाभी क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? लेकिन दृष्टि कुछ नहीं बोली। पैंथर ने फिर कहा, भाभी चलो मैं छोड़ देता हूँ। दृष्टि कुछ नहीं बोली। पैंथर जैसे तैसे अपने आंसू कंट्रोल करता हुआ बोला, भाभी लाओ देव को मुझे दे दो। इस पर दृष्टि ने चिल्ला कर कहा, जाकर अपने सर को संभालो, मुझे नहीं, आंधी हूँ, लंबी नहीं, खुद चली जाऊंगी। पैंथर दृष्टि का गुस्सा समझ रहा था और वह गुस्सा जायज भी था। पैंथर ने अपने इमोशंस को जैसे तैसे कंट्रोल किया। पैंथर की आंखें भी लाल हो, पैंथर की आंखें पैंथर का चेहरा पूरे तरीके से लाल था। देखकर लग रहा था कि पैंथर ने अपने आंसुओं को कैसे कंट्रोल किया है। पैंथर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसका कोई अपना मर गया हो। शायद कोई मर जाता है तब भी पैंथर इतना दुखी नहीं होता जितना आज हो रहा था। न चाहते हुए भी न जाने पैंथर ने क्या कुछ नहीं कर दिया था। सच कहा था दिव्यांश ने, जब मोहब्बत होती है तो इंसान वह सब कर देता है जो वह कभी नहीं करना चाहता। पैंथर ने भी आज वह सब कर दिया जो वह कभी सपने में भी नहीं करता। पैंथर ने फिर कहा, भाभी प्लीज आप जहाँ कहेंगी मैं छोड़ दूंगा, यहाँ गाड़ियाँ चल रही है, आपको लग जाएगी। इस पर दृष्टि चिल्लाते हुए बोली, लग जाएगी तो मर जाऊंगी, इससे ज्यादा क्या होगा। ऐसी जिंदगी जीने से तो अच्छा होता मैं मर ही जाती। दृष्टि फिर पैंथर का कॉलर पकड़ कर चिल्लाते हुए कहा, तुम सलाह देते हो ना अपने सर को, तब कहाँ थे तुम जब मैं 5 दिन उनके साथ फिजिकल हुई थी? जब कहाँ थे तुम जब वह मेरे आगे पीछे घूमते थे? मेरी माफी के लिए पूरा पूरा दिन मेरे फ्लैट के सामने खड़े रहते थे। कहाँ थे तुम उस वक्त? तब तुम्हें नहीं पता था मैं अंधी हूँ, अब तुम्हें पता चला है मैं अंधी हूँ। पैंथर से रहा नहीं गया और वह घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपने दोनों हाथ दृष्टि के पैरों पर लपेट दिए। दृष्टि इस वक्त हैरान थी, लेकिन अब हैरान नहीं होना चाहती थी और ना ही खुद को कमजोर महसूस करना चाहती थी। वही पैंथर तो दृष्टि से पैरों पर लिपटकर बच्चे की तरह रो रहा था। क्या पैंथर अपनी बेबसी किसी को समझ पाएगा? क्या दिव्यांश और दृष्टि हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे? चरण विजय सिंह रघुवंशी परिवार को पूरी तरीके से बर्बाद करने में कामयाब हो जाएगा।